अब बात कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, जिसके अंदर हम दो पॉसिबिलिटी और उस हिसाब से दो रूल जो है वो देखने वाले हैं। दोनों जो है वो राउल्ट्स के लॉ है। तो फर्स्ट नंबर, अगर हम ये कहें कि दोनों सॉल्यूशन जो है वो वॉलेटाइल है, यानी दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूशन अगर हमने ले लिए हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूशन है तो हम यहां पे बोल सकते हैं, पहले तो लेट अस कंसीडर कंपोनेंट 1 एंड 2। दोनों लिक्विड्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि कंपोनेंट ले रहा हूं मैं 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और दोनों वॉलेटाइल है। दोनों वॉलेटाइल है तो जैसे ही मैं उसे क्लोज्ड वेसल के अंदर डाल दूंगा, वेपर प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। अब दोनों वॉलेटाइल है, इसीलिए अगर मैं उसके अंदर से सॉल्यूशन बनाऊं तो सॉल्यूशन के अंदर भी वेपर प्रेशर जो निकलेगा वो दोनों की वजह से होगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है, यानी दोनों वेपर प्रेशर जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो यहां पे कंपोनेंट 1 एंड 2 के लिए अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इसी तरीके से कंपोनेंट 2 और सेम तरीके से अगर मैं ले लूं इन दोनों का सॉल्यूशन, तो फर्स्ट बात करते हैं हम यहां पे, तो ये लिक्विड है, कंपोनेंट 1 की बात कर रहे हैं हम। कंपोनेंट 1 के अंदर यहां पे पार्टिकल हमें दिखेंगे, वो 1 के हैं, और वो कैसा है तो हम जानते हैं, वो वॉलेटाइल। वॉलेटाइल है तो वेपर प्रेशर, और ये प्योर सिस्टम के लिए, यानी सॉल्यूशन हमने नहीं बनाया है। तो अगर ये कंपोनेंट 1 है तो मैं इसे P1 नॉट, ये वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 1 का और प्योर सिस्टम, तो ये मुझे मिल जाएगा। यहां पे याद रख लेना है, क्लोज्ड वेसल की बात कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल सकता है, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम है यहां। यानी हम ये बोल सकते हैं यहां पे दो चीजें हो रही है, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी जितना इवोपरेट होगा उतना ही कंडेंस भी होगा। सेम तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो कंपोनेंट 2 के लिए सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये भी वॉलेटाइल है, तो यहां पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर। इसको मैं दिखा रहा हूं P2 नोट्स, यानी P1 नोट और P2 नोट दो मुझे मिल चुके हैं फॉर कंपोनेंट 1 एंड 2, दोनों वेपर प्रेशर है प्योर सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं कि दोनों को हम मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो यहां पे दोनों है, इसमें कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दोनों दिख रहे हैं आपको। अब दोनों वॉलेटाइल है तो यहां पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा, और इसे मैं दिखा रहा हूं P या PS भी कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब बात करें इन तीनों की, तो P1 नॉट फॉर कंपोनेंट 1, P2 नॉट कंपोनेंट 2 एंड PS फॉर सॉल्यूशन कंपोनेंट 1 एंड 2 को मिला के। अब बात क्या है यहां पे कि इन दोनों की बात करें हम, तो यहां पे अज्यूम किया जाता है कि कौन मोर वोलेटाइल है और कौन लेस वोलेटाइल है, यानी वो आप कौन सा मोर वोलेटाइल ले रहे हो उस हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं यहां पे बात करूं तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि कंपोनेंट 2 मोर वोलेटाइल। अगर वो मोर वोलेटाइल है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि P2 नॉट ग्रेटर देन P1 नॉट होगा,
यानी मैं बोल सकता हूं कि P2 नॉट P1 नॉट से बड़ा होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने यहां पे बोल दिया है कि कंपोनेंट 2 जो है मोर वोलेटाइल है। जैसे कि मैंने आपको कहा, यह अज्यूम किया जाता है अगर आप कंपोनेंट 1 को मोर वोलेटाइल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और उसी हिसाब से जब इसका इक्वेशन के थ्रू प्लॉट लिया जाएगा या ग्राफ बनाया जाएगा तब उसी हिसाब से मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने बोल दिया है कि P2 नॉट ग्रेटर देन P1 नॉट, और इसी के थ्रू अभी हम बात करने वाले हैं वो है राउल्स लॉ, जो होगा टू वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, जिसकी अभी हम बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन of two volatile liquid. उसे मैं डिनोट कर रहा हूं कंपोनेंट 1 एंड 2 से, और उसके बाद मैं दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स को ले रहा हूं एक क्लोज वैसल के अंदर। When taken in the closed vessel, तो क्या होगा? दोनों वॉलेटाइल है तो होगा ये कि इवोपरेशन होगा, वेपर प्रेशर जनरेट होगा, क्लोज सिस्टम है यानी जो वेपर बन रहा है वो वापस लिक्विड में आने वाला है, तो उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। यानी दो चीजें होने वाली है। फर्स्ट वो क्या होंगे? तो इवेपोरेट, और सेकंड नंबर उनके बीच में इक्विलिब्रियम, यानी दो चीजें हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद लेट अस टेक पी टोटल। पी टोटल को मैं बोल रहा हूं टोटल वेपर प्रेशर। उसी तरीके से मैं ले रहा हूं P1 एंड P2, तो ये होंगे दी वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। उसी तरीके से मैं ले रहा हूं X1 एंड X2, दी मोल फ्रैक्शन of component 1 and 2 respectively। तो यहां पे मैंने ले लिया है P टोटल, P1, P2, X1 एंड X2। अब बात करते हैं राउल्स लॉ की। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, तो लॉ क्या होगा यहां? तो हम कहेंगे यहां पे दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to its mole fraction present in the solution। इसे हम बोलेंगे राउल्स का। तो हमने क्या बोला है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर हम कंपोनेंट 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो यहां पे बोल रहे हैं कि ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अगर कंपोनेंट 1 और 2 के लिए बात करें तो हम कह सकते हैं thus और कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 के लिए अगर मुझे कहना है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि P1 X1, so P1 equal to P1 नॉट X1। और उसी तरीके से अगर मैं ले लूं फॉर
कंपोनेंट 2 के लिए, तो मुझे मिल जाएगा P2 प्रोपोर्शनल X2 और उसी तरीके से P2 इक्वल टू P2 नॉट X2, यानी दो इक्वेशन मुझे मिल रहे हैं। यहां पे अगर हम कहें तो P1 नॉट क्या होगा, तो हम कहेंगे दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, और उसी तरीके से P2 नॉट क्या होगा, दी वेपर प्रेशर ऑफ दी प्योर कंपोनेंट। X1 और X2 हम बोल चुके हैं मोल फ्रैक्शन है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं। मैं इसे बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इक्वेशन 1 और 2 के लिए। तो अभी देखा हमने P1 इक्वल टू P1 नॉट X1 इक्वेशन 1, P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन अभी हमने देखे हैं और अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर बात करें तो हम ऐसा कहते हैं कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इन क्लोज्ड वेसल इसके बराबर होगा तो सम ऑफ ईच कंपोनेंट्स वेपर प्रेशर, यानी यहां पे कंपोनेंट 1 और 2 है तो उसका सम P1 एंड P2 किसके बराबर होगा, तो टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। यानी हम बोल सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर मैं P1 और P2 का वैल्यू जो इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं डाल दूं तो P टोटल इक्वल टू मुझे मिल जाएगा P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 इक्वेशन 3। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हम जानते हैं X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है, यानी X1 इक्वल टू वैल्यू लेना हो तो 1 माइनस X2 लेना पड़ेगा। ये वाला वैल्यू जो है मैं इक्वेशन 3 में डाल रहा हूं X1 के लिए, तो मुझे मिल जाएगा P टोटल इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। तो P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। अब इन दोनों में X2 जो है वो कॉमन निकल सकता है, प्लस वाला मैं पहले ले रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और बाहर आ जाएगा X2 जो मैंने कॉमन ले लिया है। ये मुझे मिल जाएगा फॉर P टोटल के लिए इक्वेशन 4। अगर मैं X1 की जगह X2 ले लेता, ऐसे एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ यही इक्वेशन हमें दिया है, लेकिन यहां पे समझने के लिए ग्राफ के टाइम ये हमें काम में आने वाला है और इसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाए तब भी हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर 1 माइनस X1 मैंने ले लिया होता वहां पे, तो इक्वेशन में सारी चीजें जो है मुझे क्या करनी है, सिर्फ तो ऐसे चेंज कर लेना है। जहां पे भी P1 दिख रहा है वो P2 हो जाएगा, P2 P1 हो जाएगा, और X1 और X2 जो है वो भी उसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। यानी और कुछ आपको याद नहीं रखना है। यानी इसी के लिए अगर लिखना चाहूं तो ये P2 डिग्री, यहां पे आ जाएगा P1 डिग्री माइनस P2 डिग्री, और यहां पे X1, इसे मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 5। ये एनसीईआरटी की थियरी के हिसाब से लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है। तो हमें इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से ये हमारे काम का है, जो थियरी के हिसाब से है, तो ये हमें मिल चुका है। अब इसी के थ्रू हम बात करने वाले हैं कुछ कंक्लूजन की, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ की। अब बात कर रहे हैं इक्वेशन 4 के हिसाब से। तो इक्वेशन 4 हमने देख चुके हैं, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। अब इसके रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन की। फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फर्स्ट नंबर, इसी के थ्रू कंक्लूजन कौन कौन से रह सकते हैं। तो फर्स्ट हम बोलेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर
over the solution can be related to the mole fraction of any one component। यानी हम यहां पे बात कर रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन किसके साथ रिलेटेड है। यानी हम यहां पे बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, जैसे कि वहां पे हमने इक्वेशन 4 और 5 दोनों देखे थे, उसी तरीके से यहां पे हमने x2 ले लिया है, उसी तरीके से x1 वाला इक्वेशन भी हम ले सकते हैं। वहां पे x2 ले रहे हैं तो कंपोनेंट 2 है, x1 लेंगे तो कंपोनेंट 1 हो जाएगा, और दोनों ही इक्वेशन किसके हैं तो p टोटल के हैं, तो वही हम यहां पे बात करते हैं। सेकंड नंबर, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन varies linearly with the mole fraction of compound 2। तो हम यहां पे बात करेंगे टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये वाला इक्वेशन आप देखोगे तो y = c + mx जैसा है। अगर ग्राफ ले लें तो हमें लीनियर मिल सकता है, और यही ग्राफ अभी हम आगे देखने भी वाले हैं। लेकिन फिलहाल बात करें इस इक्वेशन के थ्रू, तो कंपोनेंट 2 की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे x2 लिया है। अगर x1 वाला इक्वेशन लेते तो कंपोनेंट 1 हो जाता है। तो सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं ये इक्वेशन के रिलेटेड जो हम ग्राफ में देखने वाले हैं। थर्ड नंबर, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस with the increase of the mole fraction of compound 1। तो यहां पे हमें याद रखना है कि क्या बोल रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, यानी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। यहां पे मैंने x2 ले लिया, और हम जानते ही हैं कि हमने फर्स्ट में x1 की जगह 1 - x2 का वैल्यू डाला है, और उसी तरीके से x1 + x2 का अगर सम ले ले तो 1 के बराबर है। अगर x1 बढ़ेगा तो x2 जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, तो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो x1 जो है वो 1 हो चुका है तो x2 0 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप यहां पे वैल्यू डालोगे तो p टोटल का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू 3 कंक्लूजन्स जो है वो इसी तरीके से निकल सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे मेन चीज, वो है इसका ग्राफ। अब ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, और इसी के रिलेटेड एमसीक्यू भी हमें पूछे जाते हैं। तो पहले मैं ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। तो ग्राफ की बात करें हम, तो आप ग्राफ को कैसे याद रख सकते हो, यहां पे हम ले रहे हैं ग्राफ जो है वो वेपर प्रेशर, इसके रिलेटेड ले रहे हैं, तो वेपर प्रेशर और x2 के लिए आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये इक्वेशन मैं पहले ही बता चुका हूं किसके जैसा है, तो y = c + mx जैसा है, और इसी के थ्रू y → x का ग्राफ जो है वो अभी हम ले रहे हैं। तो वेपर प्रेशर और मैंने यहां पे ले लिया है वो है x2, मैंने x2 ले लिया है। एक और चीज, इसी के साथ 2 इक्वेशन हमारे पास है, उसका भी ग्राफ इसी के साथ हम देखने वाले हैं, तो वो है P1 = P1 x1 and P2 = P2 x2, ये भी हम देखने वाले हैं। तो अब कैसे याद रख सकते हैं हम इसे? फर्स्ट, x2 के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, यहां पे x2 का वैल्यू 0 होगा और फिर मैक्सिमम यानी 1 तक जाएगा। यानी अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, और यहां पे वैल्यू जो होगा वो 1 होगा।
यानी अगर x2 की बात करें तो ये 0 से लेके 1 तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तक। अब हमें इसी इक्वेशन का यूज करना है इसके लिए। तो अभी यहां से ही हम बात कर रहे हैं और हम पहले ही वेपर प्रेशर देख चुके हैं। तो वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमने अज्यूम कर लिया था कि दो वॉलेटाइल लिपिड्स में से एक मोर वॉलेटाइल होता है और एक लेस वॉलेटाइल होता है। क्लियर? तो वहां पे हमने बात की थी कि कंपोनेंट 2 मोर वॉलेटाइल है जबकि कंपोनेंट 1 लेस वॉलेटाइल है, और वही चीज को वापस से यहां पे देख रहे हैं। तो इसी के थ्रू अगर जाएं तो फर्स्ट x2 का वैल्यू जब 0 हो जाए तो मैं 0 डाल दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? P1 नॉट। P1 नॉट जो है वो तो लेस हम वॉलेटाइल है, यानी लेस वॉलेटाइल है तो वैल्यू P2 नॉट से कम होगी। तो मैं यहां पे उसे ऐसे लिख रहा हूं, इज द वैल्यू P1 नॉट। ये हमें मिल चुका है। अब y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है, यानी इंटरसेप्ट हमें मिल सकता है क्योंकि c है यहां पे। यानी ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ करे तो वो ओरिजिन में से नहीं निकलने वाला, यानी यहां से नहीं निकलेगा वो। तो x2 का वैल्यू 1 होगा तो x2 का वैल्यू यहां पे 1 डाल देंगे। 1 डाल देंगे तो क्या होगा? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, P1 नॉट P1 नॉट चले जाएंगे तो बचेगा क्या? P2 नॉट, वो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो यानी यहां पे मैं दिखा सकता हूं कि ये मुझे यहां पे मिल जाएगा, दिस इज P2 नॉट। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं इस तरीके से तो ये मुझे मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया हमने एज्यूम कर लिया था वहां पे कि अज्यूमिंग कि P2 नॉट ग्रेटर देन P1 नॉट। P1 नॉट को भी हम ग्रेटर देन ले सकते हैं, वो इस हिसाब से आप क्या अज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से। तो ये वाला फर्स्ट हमें मिल जाएगा इसके रिलेटेड y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के हिसाब से। अब बात करते हैं इन दोनों की। अगर इन दोनों की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि ये दोनों किसके जैसे हैं, y इक्वल टू एम एक्स। पहले भी हम बात कर चुके हैं हेनरीज लॉ के अंदर, अगर y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन मिल रहा है तो ग्राफ कहां से निकलेगा? 0, यानी ओरिजिन में से निकलने वाला है। अब ओरिजिन में से निकलेगा तो हम बोल सकते हैं यहां पे x1 का वैल्यू, अब x1 और x2 दोनों है तो मैं यहां पे दोनों दिखा रहा हूं, यानी मैं यहां पे ले रहा हूं x1 भी ले रहा हूं। और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का टोटल तो 1 ही हो सकता है, यानी अगर x2 यहां पे 0 है तो x1 1 होगा और यहां पे x2 1 है तो x1 0 होगा। अब सेम चीज हमें यूज करनी है यहां। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं उसी तरीके से कि अगर मैं यहां पे x1 का वैल्यू 1 डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? P1 नॉट। यानी वो वाला कहां से पास होने वाला है? तो P1 नॉट में से पास होने वाला है, यानी एक जो है वो मुझे ये मिल जाएगा और एक जो है मुझे ये मिल जाएगा। यानी अगर मुझे दिखाना हो तो मैं इसी तरीके से दो चीजें यहां पे दिखा सकता हूं और ये दोनों इक्वेशन के थ्रू हम ले रहे हैं और दोनों ओरिजिन में से निकल रहे हैं, यानी ये जब निकल रहा है तब x1 0 है और ये जब निकल रहा है तब x2 0 है। तो आपको दिया होगा 1 और 2 करके, यानी यहां पे वो बोलेंगे लाइन 1 और 2 के हिसाब से और इसे बोल देंगे लाइन 3। ये जो है हमारा P टोटल है, ये जो है P1 है और ये जो है P2 है। ये आप याद रख सकते हो यहां से। तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से हमें मिलता है। ग्राफ जो है वो थियरी के हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप इजीली याद रख सकते हो और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो तीन चीजें आपको याद रख लेनी है। फर्स्ट ये वाला y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ऑरिजिन में से नहीं निकलेगा, इंटरसेप्ट मिल सकता है। इन दोनों की बात y इक्वल टू एम एक्स जैसा है, इंटरसेप्ट नहीं मिल सकता, ऑरिजिन में से निकलेगा, और तीनों को मिला के ये वाला ग्राफ बनता है। दूसरी बात एमसीक्यू के अंदर आपको x2 की जगह x1 वाला भी पूछ सकते हैं, तो वहां पे भी आप सेम तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और मेन चीज वो ये है कि ये वाला हमने अज्यूम किया है। कई बार ऐसा हो सकता है कि P1 नॉट यहां पे हो और P2 नॉट नीचे मिल जाए आपको, तो समझ लेना है आपको कि कंपोनेंट 1 जो है वो मोर वोलेटाइल ले लिया है, यानी अज्यूम किया हुआ है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो। थियरी के हिसाब से P2 नॉट जो है वो हमने अज्यूम किया है कि वो ज्यादा है P1 नॉट से, इसीलिए हमने ये लिया। तो यहां पे हम एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं यहाँ पे,
तो ड्रॉ अ ग्राफ P1 P2 वर्सेस X1 X2, यानी इसकी बात करें P1 X1 P2 X2 की। और दूसरी चीज जो हमने ली है वो है इसके लिए, यानी P टोटल टेंड्स टू X2 का ग्राफ। कैसा ग्राफ हमें मिल रहा है, तो लीनियर, और उसके लिए इंटरसेप्ट का वैल्यू पूछे तो इंटरसेप्ट मिल सकता है। कितना मिलेगा ऐसा पूछ ले तो P1 नॉट, भूलना नहीं है, एमसीक्यू ये पूछ सकते हैं कि इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, तो P1 नॉट जो है वो इंटरसेप्ट हमें मिल सकता है। तो ग्राफ के साथ अगर आपको राउल्ट्स लॉ पूछ ले और वॉलेटाइल लिक्विड, तो इतनी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल इसके अंदर एक और चीज बाकी है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने कंप्लीट किया है वो है उसका ग्राफ। और अब उसके अंदर बात कर रहे हैं वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन, यानी हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसके रिलेटेड एमसीक्यू और छोटे एग्जाम्पल जो है वो भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको वहां पे इसको याद रखना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट y1 एंड y2 को मैं ले रहा हूं, द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब बात करें, इसके लिए भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसी का यूज करते हैं। 11th में आप इसी का एक और इक्वेशन देख चुके हैं और उसी का हम यूज करेंगे, वो है P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। P1 हम जानते ही हैं कंपोनेंट 1 के लिए वेपर प्रेशर है। Y1 की बात की तो हमने X1 नहीं लिखा है, यहाँ पे Y1 लिखा है, आपको पर्टिकुलर याद रखना है। ये मोल फ्रैक्शन है, लेकिन वेपर फेज के अंदर जब इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है तब। और P टोटल तो हम जानते ही हैं। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट 2 के लिए Y2 इंटू P टोटल। एनसीईआरटी के हिसाब से यही है हमारे पास, लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो P टोटल का फॉर्मूला है हमारे पास P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, हम इसका यूज कर सकते हैं इसी के साथ। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इसके रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर चीजें याद रखनी पड़ेगी कि P1 और P2 जो है उसका वैल्यू मिला के भी आपको कई बार पूछ लेते हैं, Y1 और Y2 के लिए भी आपको इक्वेशन बना के मांग लेते हैं, तो वहां पे ये वैल्यू जो है वो आप इसमें डाल सकते हो, सिर्फ ये याद रखना। इन जनरल देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि Pi इक्वल टू YI P टोटल, ये हमारे काम का है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, वो है वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्ट लॉ। अब बात कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर के अंदर फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं और सेकंड पार्ट अभी देखने वाले हैं, और इसके अंदर हमने सॉलिड सॉल्यूशन को लिक्विड के अंदर डाला है और तब वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देख चुके हैं 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में, और यहां पे चेंज ये है कि एक नॉन वॉलेटाइल है और एक वॉलेटाइल है। यानी फर्स्ट हम कहेंगे यहां पे कि सॉल्यूट जो मैंने ले लिया है वो है नॉन वॉलेटाइल, जबकि सॉल्वेंट जो मैंने ले लिया है वो है वॉलेटाइल। यानी एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है। अगर मैं इसको क्लोज कंटेनर के अंदर ले लूं तो क्या होगा, जैसे कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं, अगर मैं यहां पे क्लोज कंटेनर ले लूं इस तरीके से, सेम तरीके से दूसरा, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट हमें दिख रहा है
उसके अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं, यानी इसके अंदर हम ले रहे हैं वो है प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि हम जानते हैं वो अकेला ही वॉलेटाइल है, यानी वेपर प्रेशर उसी से जनरेट होने वाला है। तो उसे मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां पे। अब ये वॉलेटाइल है तो वेपर प्रेशर जो है वो हमें मिलेगा यहां पे, जिसको मैं बोल रहा हूं P1 नॉट। P1 नॉट क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब अकेला सॉल्वेंट है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है? तो P1 नॉट जितना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक सॉलिड सोल्यूशन को डाल रहा हूं, और वो कैसा है सॉल्यूट? तो नॉन वॉलेटाइल है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूं और सॉल्यूशन बना दूं, तो सेकंड नंबर जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या होगा कि दो चीजें हैं, यानी जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल, जितने भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ इसके होंगे, तो प्योर सॉल्वेंट के होंगे। जबकि सॉल्यूशन जब मैंने बना लिया तो अब उसके अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। दोनों को डिफरेंशिएट करें तो ये जो डार्क दिख रहे हैं वो प्योर सॉल्वेंट के हैं इस तरीके से, लेकिन साथ ही में आपको दिख रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स भी सरफेस के ऊपर हमें दिख रहे हैं। यानी अभी वेपर प्रेशर जनरेट तो होगा, लेकिन सिर्फ किसकी वजह से? तो सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से, ना कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। यानी अब कंपेयर करें इसके साथ तो इतना वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, यानी वेपर प्रेशर बनेगा तो सही लेकिन उतना नहीं होगा। और इसको मैं बोल रहा हूं P, और ये वेपर प्रेशर किसका है? तो ये है सॉल्यूशन का। हम PS भी लिख सकते हैं या P भी लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आप देख ही रहे हो, दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसकी कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर हमें ज्यादा मिल रहा है। यानी अगर एक सेम टेम्परेचर की बात करूं तो क्या होगा? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं एट सेम टेम्परेचर होगा क्या? दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन less than the vapor pressure of the pure solvent। यानी हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एक सेम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इन दोनों के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन करें तो हमें दिख ही रहा है कि सॉल्यूशन की कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट अकेला ही ऐसा है जो वॉलेटाइल है, जबकि इसके अंदर सरफेस के ऊपर हमें दोनों पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी वेपर प्रेशर वहां पे मिलने वाला नहीं है। इसी के थ्रू अगर हमें कहना हो तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि P1 नॉट P से ज्यादा होगा, यानी हम ये शो कर सकते हैं। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ज्यादा है, अब जैसे ही मैं सॉल्यूट डालूंगा वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे दी डिक्रीज इन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ यहां पे। तो हमें याद रख लेना है कि जैसे मैंने सॉल्यूट डाला है उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट के ना होकर अभी सॉल्यूट भी आ चुका है, और वेपर प्रेशर इसीलिए कम हो रहा है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो इस पे डिपेंड करता है तो क्वांटिटी पे।
क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर हमसे पूछ ले तो हमें याद रख लेना है किस पे डिपेंड करेगा, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। यानी इसी के थ्रू अगर हमें बोलना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कंपैरिजन करें तो, कि अगर मैं 1 मोल C6H12O6 ले लूं, या फिर मैं ले लूं 1 मोल यूरिया ले लूं, दोनों 1 मोल है, और अगर दोनों को मैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाल दूं तो वेपर प्रेशर जो कम होगा वो नियरली सेम होगा दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों मैंने कितने लिए हैं, 1 मोल लिए हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके अंदर मेन चीज जो है वो हमें ये याद रखनी है, और इसके रिलेटेड हम एक और राउल्स का लॉ जो है वो देखने वाले हैं। तो इसके अंदर मेन चीज हमें यही याद रखनी है कि एट सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट पे किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा जबकि सोल्यूशन का कम होगा। और अब इसके रिलेटेड ही हम बात करेंगे राउल्स लॉ। अभी हम बात करेंगे राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ ले रहे हैं हम नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो स्टार्ट करते हैं, हम सीधे लॉ से शुरू करेंगे। तो राउल्स के हिसाब से फॉर नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ये जो हमें दिख रहा है वो राउल्स का लॉ है फॉर नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। बात हम वही कर रहे हैं। एक और चीज आपको यहां पे दिखाई देगी, वो भी आपको याद रखना है कि ये भी रूल वैसा ही है जैसे आपने हेनरी में देखा। कहीं पे आपसे पूछ ले तो ये राउल्स के जो लॉ दिख रहे हैं, यानी राउल्स की बात करें तो वो भी वन ऑफ द केस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी वो भी एक हेनरी लॉ का ही केस है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हम ले रहे हैं, पहले एक बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन, जिसके अंदर हम डिनोट कर रहे हैं डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1, कंपोनेंट 1 ले रहे हैं, एंड सॉल्यूट बाय 2, उसे 2 से हम डिनोट कर रहे हैं। दूसरी चीज हम जानते ही हैं कि सॉल्यूट कैसा है, तो नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा है, तो वॉलेटाइल। यानी यहां पे एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं जो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा नीचे, वो है कि वेपर प्रेशर को जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट जो है वही उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर को बनाने के लिए, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, यानी वो वेपर प्रेशर बनाने वाला नहीं है। तो ये एक चीज यहां पे हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं जो हमने रूल लिखा है उस हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। हमने 2 चीजें यहां पे बोली है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, वॉलेटाइल कौन सा है, तो हमारा सॉल्वेंट है, और साथ ही में उसके मोल फ्रैक्शन की हमने बात की है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 के होगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये मुझे मिल सकता है।
इसके रिलेटेड अगर हम कहें तो कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट P1 क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकंड P1 नॉट क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और थर्ड चीज X1 क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो पहले तो ये तीन चीजें यहां पे जो हमने ली है वो कौन सी है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, अगर यहां पे हम ग्राफ ले लेते हैं, हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो किसका है, इसके रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। और पहले भी हम ये जो इक्वेशन है वो देख चुके हैं, वो किसके जैसा है, तो हम जानते ही हैं ये इक्वेशन y इक्वल टू mx के जैसा है, यानी y टेंस टू x ले लें तो P1 टेंस टू x1 को हम लेने वाले हैं, P1 वर्सेस x1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हम यहां पे ले रहे हैं। अब y इक्वल टू mx के अंदर आप जानते ही हो ग्राफ जो है अगर हम बनाएंगे कहां से निकलेगा, तो ओरिजिन में से यानी जीरो में से निकलने वाला है, हम पहले ही ये जानते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा मिलेगा मुझे, यहां पे है वेपर प्रेशर और यहां पे मैं ले रहा हूं x1 यानी मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे भी हमें दो चीजें याद रखनी है, x1 का वैल्यू के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो फर्स्ट जीरो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, वो हम जानते ही हैं। तो जब मैक्सिमम वैल्यू पे होगा यानी इसी हिसाब से जाएं, जब x1 का वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, यानी जब 1 होगा तो वो कहां पे होगा, P1 नॉट के बराबर होगा। और कहां से निकलेगा, ओरिजिन में से निकलेगा, यानी यहां से ग्राफ ऐसे मिलने वाला है हमें, और यहां पे क्या होगा P1 नॉट। तो ये हमें मिल सकता है। यहां पे अगर आपसे पूछ ले y इक्वल टू mx के साथ कंपेयर करके इसका स्लोप क्या होगा, तो P1 नॉट जो है उसका स्लोप होगा, यानी कहीं पे मांग लेते हैं तो ये भी हमें याद रखना है, स्लोप दैट इज P1 नॉट। एमसीक्यू के अंदर कहीं पे हमसे मांग सकते हैं, तो वहां पे भी हमें याद रखना है। और ये ग्राफ जो है वो कैसा मिल रहा है हमें, इस लीनियर ग्राफ मिल रहा है। कहां से निकल रहा है, ओरिजिन में से निकल रहा है। इंटरसेप्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c नहीं है। अगर c मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो ओरिजिन में से नहीं निकलेगा और इंटरसेप्ट जो है वो शो करेगा। तो अभी हमने बात की है राउल्स लॉ की, और राउल्स लॉ के साथ ही एक चीज और पूछी जाती है। वैसे तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो देखने वाले थे, लेकिन वो इसी के साथ में है, राउल्स के लॉ के थ्रू ही उसे समझा जाता है। और वो चीज कौन सी है, तो RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो देखने वाले हैं। अभी हमने बात की है वो है राउल्स लॉ की, और राउल्स लॉ जो है अगर 2 मार्क्स के लिए हमसे पूछा जाता है तो अभी जो हमने देखा है वहां तक आपको लिखना है। लेकिन अगर आपसे वो पूछ लेता है कि साथ ही में RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी एक्सप्लेन करो, तो आपको साथ में ये दिखाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन 4 मार्क का बन जाएगा। वैसे तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर ये टॉपिक हम देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये राउल्स लॉ के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है, इसीलिए मैंने इसे यहां पे लिखा है। तो स्टार्ट करें फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसे कहेंगे हम RLVP। फर्स्ट पॉइंट हम जानते ही हैं कि सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें वही कहना है कि वेपर प्रेशर ऑफ द solution is less than that of the pure solvent।
यानी हम पहले ही कह चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर लिया जाए तो वो सोल्यूशन से ज्यादा होता है, और वो क्यों होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरी चीज, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर depends only on the concentration of the solute particle. याद रख लेना है सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा। वैसे तो सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, और वो सारी किस पे डिपेंड करेगी? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। ये एमसीक्यू में पहले भी पूछा जा चुका है, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर याद रखना होगा कि सॉल्यूट की ही बात कर रहे हैं हम, और वो भी सॉल्यूट पार्टिकल की, उसकी आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यानी नेचर की बात नहीं चल रही है, सिर्फ हम बात करेंगे पार्टिकल की, उसके अंदर पार्टिकल कितने हैं उस हिसाब से। थर्ड नंबर, अगर हम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जाएं, यानी मैं यहां पे कहूंगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हम कौन कौन सी चीजें यहां पे ले रहे हैं? पहले तो हम रिलेशन ले, वहां पे तो ऑलरेडी हम इक्वेशन देख ही चुके हैं, लेकिन हम यहां पे बोल रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन, अब 3 चीजें हम ले रहे हैं। फर्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और साथ में हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम इसे दिखाएं तो हम ये दिखा सकते हैं जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, दैट इज P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, ये हम बता चुके हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा आपको कि हमने बात की है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की। अगर आप ये लिखना चाहते हो PS इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, 2 चीजें अलग अलग हैं। अगर मैं यहां पे कह दूं तो P1 क्या है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P1 नॉट क्या है, तो है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और X1 क्या है तो हम बात कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पे पर्टिकुलर आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें हमें अलग अलग दी हुई है। वैसे हम वहां पे वो इक्वेशन देख ही चुके थे, लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये इक्वेशन जो ले रहे हैं अब इसी के थ्रू हम जाएंगे। तो P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। अब बात करते हैं फर्स्ट, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज डेल्टा P1। अब हम जानते ही हैं, यहां पे हम बोल चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। प्योर सॉल्वेंट का कितना है तो P1 नॉट है, सॉल्यूशन का कितना है P1 है, तो डेल्टा P1 कितना होगा, P1 नॉट माइनस P1। अब P1 का वैल्यू जो है वो मैं यहां से इसमें रख दूं, तो इसके लिए P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X1, P1 नॉट को मैं कॉमन ले लूं तो P1 नॉट 1 माइनस X1, तो डेल्टा P1 इक्वल टू मुझे मिल जाएगा P1 नॉट 1 माइनस X1। हम जानते ही हैं X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, तो ये हो जाएगा X2, यानी मुझे ये मिल जाएगा। तो डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2 जो है वो मुझे मिल रहा है। अगर इक्वेशन को नंबर के हिसाब से देखें तो इसे मैं बोल रहा हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये डेल्टा P1 जो आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और अगर इसके लिए कहना हो तो हम कह सकते हैं, यहां पे हम
इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से। तो मैं यहां पे कह सकता हूं इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग several non-volatile solutes, the lowering of the vapor pressure, हम बात कर रहे हैं किसकी, जिसके अंदर सेवरल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, यानी इसकी बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर इज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट। यानी हम इसके रिलेटेड बात करें तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा P1 का वैल्यू किसके बराबर है, तो x2 के बराबर है। x2 यानी क्या है, यहां पे तो हमने बोल दिया है मोल फ्रैक्शन है किसके, तो सॉल्यूट के हैं। और उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि अगर सोल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हैं, सेवरल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैं, तो उसका सम लिया जाएगा और उसका जो सम होगा उस हिसाब से जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो किसके बराबर होगा, तो डेल्टा P1। यानी हम बोल सकते हैं कि इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट। या फिर हम पर्टिकुलर कहें तो उसके हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट। तो फर्स्ट पार्ट वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हमसे पूछ ले तो यहां तक, और उसके बाद हम देखेंगे इसी के थ्रू वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कंटिन्यू है। अभी हमने बात की है इक्वेशन 2 की, दैट इज डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 इक्वेशन 2। अब इसी के थ्रू अगर बात करें हम तो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं इसी के लिए डेल्टा P1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो P1 नॉट माइनस P, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं यहां पे। तो हमने पहले जो लिखा था, सॉरी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, तो ये भी हम लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको याद रखना है कि डेल्टा P1 अकेला मांग ले दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अगर डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट मांग ले तो उसका मतलब होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसी के थ्रू अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट। यानी इसी के थ्रू अगर पूछे तो हम बोल सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा। हम एग्जाम्पल या एमसीक्यू के टाइम कई बार ऐसा होगा कि हम सीधा x2 का वैल्यू ढूंढ के भी इसे ढूंढ सकते हैं, तो वहां पे ये याद रखना पड़ेगा। अब बोल चुके हैं कि x2 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं मोल अपॉन टोटल मोल, यानी इसकी जगह अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो इसे हम लिख सकते हैं, जहां पे हम बोल सकते हैं N2 क्या है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसी तरीके से N1 क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, तो वहां पे याद रखना डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। तो अगर हम यहां पे नीचे देखें तो N1 प्लस N2 के लिए अगर बात करें तो होगा ये N2 वेरी मच लेस देन N1 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि N1 प्लस N2 की जगह अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ N1 ले सकते हैं, N2 को हमने नेग्लेक्ट कर लिया है और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो यहां पे हमें मिल जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1, तो ये मिल जाएगा। अब N2 और N1 क्या है, तो मोल है, मोल का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो अगर हम मोल के हिसाब से जाएं तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी हिसाब से इसके लिए तो हमें मिल जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। अगर वहां पे भी कहें तो क्या होगा, W2 इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, M2 क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। सेम तरीके से W1 क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, और सेम M1 क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो ये है हमारा। एग्जाम में जिस हिसाब से आपको पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए, एग्जाम्पल में पूछा जाए, न्यूमेरिकल्स में आपको जिस तरीके से भी पूछ ले उस तरीके से आपको ये वाला या ये वाला या फिर X2 वाला यूज करना है। मोल फ्रैक्शन के हिसाब से जा रहे हो तो ये यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल आपको वेट और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है तो आप इसके हिसाब से जा सकते हो। तो अभी हमने बात की है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो राउल्ट्स के साथ ही हमने देखा है। वैसे मैंने कहा जैसे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट है, एनसीईआरटी के हिसाब से राउल्ट्स के बाद ये वाला टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मिलेगा, लेकिन ये इसी के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, इसीलिए मैंने इसे कंटिन्यू ले लिया है जिससे आप अच्छे से इसे समझ सकें। तो फिलहाल हमने कंप्लीट किए हैं वो है वेपर प्रेशर के साथ राउल्ट्स के दो लॉ, 2 वॉलेटाइल सोल्यूशन के लिए और एक नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सोल्यूशन के